हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें बोला था कि 28 और 29 का एक साथ ले लेंगे द हिंदू, लेकिन मैं वो ले नहीं पाया बिकॉज ऑफ संडे आउटिंग। तो 28, 29 और 1 जुलाई तीनों का एक साथ द हिंदू एनालिसिस देख। तो पहला न्यूज़ है इंडो यूएस डिफेंस डील। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात करना है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पीपल टू पीपल टाइज, बाईलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस। तो उनमें से एक है डिफेंस। तो डिफेंस में क्या क्या डील्स हो रही हैं वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि MQ-9D अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बस ये जान लीजिए कि ये है क्या चीज़। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब UAV, ठीक है। तो जिसको ड्रोन्स बोलते हैं, ड्रोन्स कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। UAV और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स होता है। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं? USA से। एक ICET के बारे में भी बात चल रही है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, जैसे कि AI हो गया, ML हो गया, डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजीज़ हो गई, और ये जो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम आई है वो भी। तो यहाँ पे हम इंडिया और US के डिफेंस डील्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी दो कंट्री के बीच के रिलेशंस के। तो उनमें से एक डिफेंस टाइज है, जैसे कि हो गया आपका डिफेंस। इसी तरीके से 1-2 साल पहले रशिया में हमने S-400 लिया था मिसाइल सिस्टम। तो ये UPSC में पूछा गया था मेंस में कि इसकी क्या खासियत है। उसी तरीके से आपको जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बात हुई है। तो आपको यहाँ भी ये जानना है कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है। तो एडजर्नमेंट मोशन इज़ अ टूल दैट सीक्स टू स्टॉप ऑल अदर बिजनेसेस ऑफ द हाउस एंड टेक अप द इशू फॉर विच द मोशन हैज़ बीन मूव्ड। तो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करने के लिए मेंबर्स एडजर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट में प्रोसीड करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने ग्राफिक यूज़ किया है फ्रॉम द इनसाइट्स आईएएस, तो कंप्लीट क्रेडिट फॉर देम। और यहाँ पे थोड़ी और बातें की गई कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इट रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, और ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन कितना होता है? मिनिमम 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स के ऊपर कितना भी ये हो सकता है। एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा बाई एनी मेंबर who seeks speaker consent to discuss the definite matter of urgent public importance. Notice of adjournment motion must be given before 10 a.m. to the Lok Sabha Secretary General on the day it is to be raised. तो ये प्रोसेस है, ये सपोर्ट नीडेड है, और कितना डिस्कशन होता है। इसकी ओरिजिन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये 3-4 बातें आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बतानी चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन ओनली इन लोकसभा। क्या ये राज्यसभा में यूज़ होता है? नहीं, ओनली इन लोकसभा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एक स्पीसीज पाई गई है एंटेलोप लाइक मैमल, ठीक है। मैमल क्या होते हैं? वो होते हैं जो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो एग्स नहीं देते, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस एक मैमल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एक राइमोना नेशनल पार्क के बारे में बात की गई है, जो कि वेस्टर्न असम में मिलता है। ये हो गया असम, ये हो गया उसका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? राइमोना। और पोविसो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? भूटान में। तो भूटान में आपको ये पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो बॉर्डर लगता है असम और भूटान का, यहीं पे ये पाया गया है। तो और एक और चीज़ है कि 7 नेशनल पार्क से असम में 6th राइमोना था, 7th डीम्ड पटकाई था। तो इसको हमको याद कैसे करना है? एक ट्रिक है, R मॉन्क D1 D2। R से राइमोना, M से मानस, O से ओरांग, N से नामेरी, K से काजीरंगा, D से डिब्रू साइकोवा, और D2 से डिहिंग पटकाई। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से नेशनल पार्क से गुजरती हैं। यानी जैसे कि काजीरंगा से कौन सी आती है, ओरांग से कौन सी आती है, मानस नेशनल पार्क से कौन सी नदी आती है। तो आपको ये जाके थोड़ा सा गूगल से जाके पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको याद करने की ट्रिक। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेबी का रूल्स आया अगेंस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। जैसा कि आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर स्टॉक का वो देते हैं, जैसे कि
देते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, ये कुछ दिन में बढ़ जाएगा, तो उस पर रूल्स टाइटन हुए हैं। और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी इज़ द फाइनेंशियल रेगुलेटर। ओके, तो ये बस इसमें इतना ही था। अब एडिटोरियल में आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल है वंदे मेट्रो के बारे में। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक न्यू एडिशन हुआ है वंदे मेट्रो। जैसे वंदे भारत चल रही है, उसी तरीके से एक वंदे मेट्रो है जो कि 2.5 आवर्स की जर्नी के लिए मैक्सिमम बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से 250 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ। तो जैसे कि एक छोटे, जैसे दिल्ली टू जयपुर, ऐसे मतलब छोटे एरिया में मेट्रो सिस्टम को बनाया जा रहा है। तो ये वंदे मेट्रो की रूटिंग है। अब उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से किराया कितना होगा, एयर कंडीशनिंग की सर्विस क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी, सब उसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वंदे मेट्रो की रेंज क्या है, 250 किलोमीटर्स। होप ये एडिटोरियल समझ में आएगा। तो ये था 28 जून का न्यूज़पेपर, जिसको कि हमने मैक्सिमम 10 मिनट्स में डिस्कस कर लिया। और न्यूज़पेपर इससे ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया 28 जून। अब आगे बढ़ते हैं 29 जून के। तो 29 जून का पहला है सोमनाथपुर, एक जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको मैसूरू टूरिज्म सर्किट का पार्ट बनाने की बात हो रही है। अब ये सोमनाथपुर का जो टेम्पल है उसके बारे में दिया गया है कि कहाँ पे लोकेटेड है। चामुंडी हिल्स में 13th सेंचुरी का हेरिटेज साइट है कि ये, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब यूनेस्को के ऊपर इसी साल 2024 में क्वेश्चन आया, शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड असेंबलेंस ऑफ द होयसालास और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया। तो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, इनमें से कौन से वो हैं? कमेंट भी करेंगे। जैसे कि ओनली 3 है तो उनमें से वो कौन से 3 हैं, या फिर ओनली 2 है तो उनमें से कौन से वो 2 हैं, तो उसको आपको कमेंट करना है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस वजह से इस न्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट FATF। FATF ने ये कहा है कि इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। ठीक है, आउटकम जो है इंडिया का ऑन द FATF का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। और इस वाले प्लेटफॉर्म पे, इस वाले एजेंडा पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो FATF का कंपोजिशन, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट क्या होता है ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इनके मेंबर्स कौन कौन से, ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया कितने मेंबर बॉडीज़ है, इंडिया फुल टाइम मेंबर है कि नहीं है, तो ये सब आपको इस यहाँ से पढ़ना होगा। और ये 1989 में बनाया गया था और ये G7 का इनिशिएटिव है। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, जैसे कि जो कि OECD का भी हेडक्वार्टर। OECD एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो OECD, FATF के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। इंडिया बिकेम द फुल मेंबर इन 2010। इंडिया इनिशियली मेंबर नहीं था, लेकिन इसको बाद में इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे इस इंडिया को एक प्रेज़ मिला है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। सो ये यहाँ पे इनसाइट्स IAS का मैंने ग्राफिक्स यूज़ किया, ऑल थैंक्स टू देम। तो आप ये ग्राफिक्स भी देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे भी जाके। चलिए नेक्स्ट इशू देखते हैं, वुमेन रिलेटेड इशूज़, वल्नरेबल सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैसे का फेवरेट है। हर साल मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग हो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़िएगा अपने से, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लीजिएगा और कुछ नोट्स में लिखना है ताकि मेंस में आप रिप्रोड्यूस कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। RBI रेजेस बार फॉर स्टेट्स यूटीज वेज एंड मीन्स एडवांस बाई 28%। तो RBI के कहते हैं लेंड करता है इंस्ट्रूमेंट, उसके बहुत सारे लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट के थ्रू, कैपिटल मार्केट के थ्रू। मनी मार्केट जो होता है स्मॉल टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। इन्फ्लुएशन, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इस चार्ट को अच्छे से देखिए। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, कोलेक्टर लोन मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हैं मनी मार्केट के अंदर आते हैं, जो कि लेस देन 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे कि UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसने पूछा है, एक यहाँ से उठा दिया, एक यहाँ से उठा दिया, हाउ मैनी ऑफ देम आर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द RBI, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में
अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला एडिटोरियल है जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है 11 मंथ के बाद हुई है, और इसमें से कुछ टैक्स कंसेशन टैक्स पेयर्स के लिए थोड़े बहुत ईज़ किए गए हैं प्रोसीजर्स को। यूनिफॉर्म रेट 12% लगाया गया है पैकिंग कार्टन्स पे, मिल्क कैंस पे, सोलर कुकर्स पे, और हॉस्टल अकोमोडेशन 20,000 पर मंथ तक के उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया। यानी अब आप कहीं भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं 20,000 पर मंथ का हॉस्टल लेते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई हैं, और इसमें यह बताया गया है कि अभी भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के बाहर रखा गया, जिस वजह से ये 100+ बहुत सारे स्टेट में है, जबकि इसके एक्चुअल कास्ट अगर 28% के हिसाब से भी टैक्स लगाया जाए तो मैक्सिमम 60 रुपीज़ आए। तो अभी इस पेट्रोल डीजल ऐसे कौन से टॉप 5 ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंदर बनाया गया है। उसमें यूनियन का वेटेज कितना है 1/3, स्टेट्स का वेटेज कितना है 2/3। इसमें कोरम होता है, जब तक इतने कोरम मेंबर्स में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो मीटिंग्स नहीं हो पाएगी। चेयरपर्सन इसकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, और ये एक फेडरल बॉडी है, इसमें स्टेट से भी लोग आते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी आते हैं ये यूनियन में से, और डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी एंड एट लीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके पावर्स एंड फंक्शन है जीएसटी काउंसिल के। तो ये आर्टिकल ये ग्राफिक्स से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 29 जून का भी द हिंदू एनालिसिस देख लिया। अब हम चलते हैं 1 जुलाई का। कल संडे था, मैं संडे को ये डालता नहीं हूँ क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा न्यूज़ होते भी नहीं। तो आज वापस से 1 जुलाई का मंडे का न्यूज़ आर्टिकल इन द हिंदू एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला न्यूज़ है कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो आज से लागू कर दिए गए, आज से एनफोर्स्ड हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये जो चेंजेस की एक छोटी सी ब्रीफ समरी दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। एक टर्म आया है ज़ीरो FIR के बारे में। व्हाट इज़ ज़ीरो FIR? अब आपको पहले क्या होता था कि आप वहीं पे FIR लिखा जा सकता है जहाँ पे क्राइम हुआ है। तो क्राइम की एक जुरिस्डिक्शन होती थी, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन होता था, आपको वहीं पे। तो ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट क्या है? आप कहीं पे भी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा सकते हैं किसी भी क्राइम के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और पर्सन अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी रिपोर्ट्स लिखा सकता है, पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं। और क्रिमिनल केसेस में विदिन 45 डेज ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट आना ही है। तो ये यहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन हो गया, जो कि पहले तारीख पे तारीख चलती थी, वो अब हटेगा, और 45 डेज़ में आपको जजमेंट ट्रायल ख़त्म होने के बाद देना ही पड़ेगा। और मॉब लिंचिंग, मैरिज, गैंगरेप और गैंगरेप ऑफ माइनर्स, इनके खिलाफ भी प्रोविजंस आए। सेडिशन को रिप्लेस कर दिया गया है सेशन और एक्ट अगेंस्ट कंट्री सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के द्वारा। गैंग रेप ऑफ अ माइनर को या तो डेथ सेंटेंस होगी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हैं, प्रोविजंस हैं, और इसके फीचर्स। और स्टेट्स को कहा गया है कि आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है, क्राइम एंड पुलिस, ये स्टेट्स के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट क्या आता है। तो स्टेट भी आपस में यहाँ पे चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, केस टू केस बेसिस पे। तो ये था पहला न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ की डिस्कवरी हुई है इंडिया में। ठीक है, तो ये न्यूज़ पे आते रहेंगे, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो उन्हीं में से एक है, एक टर्मरिक का नया स्पीसीज़ मणिपुर में डिस्कवर्ड हुआ है। इसी तरीके से टोटल 641 स्पीसीज़ रिकॉर्ड हुए हैं कंट्री में। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ बैट इन कर्नाटक। तो अभी नाम नहीं दिया है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये आपको न्यूज़ है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कभी कभी कोई स्पीसीज़ के बारे में आ जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कोकोनट के हस्क से कुछ कार्बन जो डराइव हुआ है उसको सुपर कैपेसिटर्स को पावर किया जा सकता है, ऐसा एक रिसर्च हुआ है। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में जब भी हम एग्जांपल देते हैं तो इस तरीके का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लिख देंगे तो हमारा आंसर एनरिच हो जाएगा। तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए 2 लाइन में,
कि ऐसा कुछ हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 76 के अंडर इंडिया में इंडिजिनस सबमरीन्स बनाई जा रही है। तो अब आपको क्या याद रखना है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 75, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 76। तो प्रोजेक्ट 75 किसके लिए है, प्रोजेक्ट 76 किसके लिए, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। थोड़ा बहुत और अगर आपको पढ़ना है तो इसकी जो पहली सबमरीन है उसका नाम है कलवरी, वो बस याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ भी ये ख़त्म होता है। यहाँ पे 2 एडिटोरियल्स हैं, एक पहला एजुकेशन सेक्टर के बारे में और एक क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक जजमेंट आया है, क्लाइमेट चेंज से कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाए, वो कैसे एक राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का भी पार्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में बोला है। तो ये एक अच्छा रीड है, यू हैव टू रीड इट, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट। तो ये 3 प्रोसेस हैं। पहला देखते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। तो ये दोनों आप अपने से करिएगा और ये दोनों एडिटोरियल और जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला है उसको ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।